चलो जी, अब हम एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं तुम्हारे पास। पहला एक्सेप्शन तुम्हारा बोरॉन फैमिली में आता है। बोरॉन फैमिली में क्या होता है कि तुम्हारे पास है ना बैंगन, आलू, गाजर, इंठेला ये होते हैं। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो गैलियम और थैलियम के केस में, गैलियम और थैलियम के केस में एक अलग अलग फोर्स, मतलब दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। पहले गैलियम के केस में क्या लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और जो थैलियम है उसके केस में क्या लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ, एक्सेप्शंस, उसमें सबसे पहले लिखना बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जाते हुए तुम्हारा साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब आई ई, अगर बिल्कुल जेनरिक उसमें देखें तो आई ई शुड डिक्रीज, है ना। तो इसको होना क्या चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टी एल, आयन, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इनकी वजह से साइज में चेंज आएगा। अगर साइज में चेंज आएगा तो फिर आई में भी चेंज आएगा। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे तुम एनर्जी कर दो और यहाँ पे एलिमेंट कर दो, या एटॉमिक जेड कर दो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस। बोरॉन का हाईएस्ट, फिर लो आएगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम आएगा, फिर उसके बाद इंडियम और देन थैलियम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया तुम्हारा बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, और ये इंडियम, और ये थैलियम। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और इंडियम तो वही फॉलो कर रहे हैं, या ये तीनों तो वही फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो करना चाहिए उनको नॉर्मल, कि भाई इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, फिर इसकी और कम होगी। लेकिन यहाँ पे गैलियम पे क्योंकि साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है तो ये थोड़ा ऊपर चलेगी इसकी आई। और थैलियम में क्या होता है कि साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये और भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इसका एक्चुअल जो आएगा वो आएगा इंडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम लेस देन थैलियम लेस देन बोरॉन। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात बस। तो ये तुम्हारा ट्रेंड हो गया बोरॉन फैमिली का। अगर तुम कार्बन फैमिली में देखो, अच्छा ये ध्यान रखना, गैलियम में जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा सिर्फ और सिर्फ गैलियम पे लगता है, आउटसाइड डी और डी ब्लॉक। ठीक है, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती। तो इसमें अगर तुम देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा नहीं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लगेगा। ठीक है, सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे LC है। तो मैं अब ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इसमें भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो यहाँ आएगा C, यही समझ लो PSN PB GSI कार्बन। ठीक है, पहली चीज़ तो इस तरीके से आएगा ये। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी है मैंने लॉजिक तो मैं दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। देखो, यह ध्यान रखना, केमिस्ट्री में लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ें याद ही नहीं होती, क्या बकवास है, मतलब इतना सब कुछ करने पे भी, एक मिनट कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गए, हाँ, इतना सब कुछ करने पे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो यूँ समझो कि ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठा हूँ और मैंने कोई थियरी बनाई कि भाई केमिस्ट्री में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, सब चीज़ ऐसी हो गई। होता क्या है कि पहले चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, फर्स्ट थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, एंड देन उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का मॉडल अगर हमारे पास है, उस मॉडल के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैंने ये बताया है, इनका जो रीज़न मैंने बताया है, वो पहले मैंने क्या किया कि या मेरे जैसे लोगों ने जो कि केमिस्ट रहे होंगे या जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन लोगों ने क्या किया कि इनके एक्चुअल वैल्यूज़ को पहले प्लॉट किया। जब एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लॉट किया तो ऐसा आया, तो अब उनको लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पर तो तुम्हारा क्या कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, और इस पे तुम्हारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। सेम वे इसमें भी उन्होंने किया है ना। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि हमेशा बैकवर्ड जाते हैं हमारे पास, मतलब क्वेश्चन और तब आंसर नहीं होता। ये समझ लो, आंसर हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें पता है कि ये बिहेव ऐसे कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसे बिहेव, वी आस्क दैट व्हाई, है ना। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ये तुम्हारे एक्सेप्शंस हो गए इसमें। तो ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एप्लीकेशन में क्या चीज़ें हैं, देखो भाई, तुम्हारा अगर IE छोटा है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम्हारी कम है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम्हारे पास कम है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस कुछ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो एप्लीकेशन और इम्पॉर्टेंस
ऑफ आई, ठीक है। तो आई ई अगर हमें पता है या उसका ट्रेंड पता है तो हम काफ़ी और चीज़ों का ट्रेंड पता कर सकते हैं। जैसे इन जनरल में बोल रहा हूँ, अगर आई ई लो है, अगर आई ई लो है, ठीक है, आई ई लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, या हम उसको दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि दैट एलिमेंट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन ईजिली। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या वो खुद आसानी से दे सकता है, यही तो बात हुई, दोनों को सेम ही कहा जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है कोई एलिमेंट, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। और यही प्रॉपर्टी तुम्हारी मेटल्स की भी होती है, तो हम कह सकते हैं उसका मेटालिक नेचर जो है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बेसिक नेचर भी इसी पे डिपेंड करता है ना, मेटालिक क्या कहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक नेचर, ठीक है। और सॉरी, बेसिक नेचर की हमने बात कर ली। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, ओटी। अच्छा, ऑक्सीडाइज जल्दी से हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीडाइज होने का मतलब तो तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले ऑक्सीडाइज होने का मतलब समझ लो। ए ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया ए ने, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, ए गॉट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी, आर वी क्लियर। ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हम कहेंगे ए ऑक्सीडाइज हो गया, आर वी क्लियर, ठीक है। ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो वहाँ पे उस एलिमेंट या उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, अब मान लो दूसरा केस है, मान लो बी है, बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। इसको अगर याद करना है तो एक तरीका बता देता हूँ। देखो, रिड्यूस होने का मतलब होता है कम होना ना, कम। तो यहाँ पे माइनस, और माइनस क्या करता है, चीज़ें कम करता है ना भाई, किसी चीज़ से कोई चीज़ माइनस कर दो तो वो चीज़ कम हो जाएगी ना। तो ये माइनस इसमें ऐड हो रहा है, मतलब माइनस लग रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इस पर लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो इसका ये रिड्यूस होना चाहिए, जो भी है ये रिड्यूस होना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखो कि रिड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट बी इज गेटिंग, बी गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसी पूरे, मान लो ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, बी को। मान लो दोनों साथ में हो रहे, तो ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बी को। अगर ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हम कह सकते हैं ना कि ए ने बी को रिड्यूस किया है ना। हम ये कह सकते हैं ए रिड्यूस्ड बी, ये कह सकते हैं, हाँ है ना। तो इस केस में ये रिड्यूस कर सकता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ए इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, क्लियर हो गया। हमने एक एक पर्सपेक्टिव से ये बात कही। अब बी भी तो कह सकता है, बी कह सकता है तूने मुझे कहा दिया, मैंने तो तुझसे लिया है इलेक्ट्रॉन, तो मैंने तुझसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मैंने तुझे हेल्प किया किस में, ऑक्सीडाइज होने में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बी, देखो सेम प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से। ये चारों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज यूज़ होगी और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये तुम पहले ही सीख लो। तो बी क्या कर रहा है, बी ऑक्सीडाइज्ड, भाई बी ने हेल्प करी ना ए को ऑक्सीडाइज होने में, तो बी ऑक्सीडाइज्ड ए। या हम कह सकते हैं कि अगर बी ए को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना भाई, इतना तुम ये कर लो याद तो क्या मतलब, इसको अभी एज इट इज लिख लो, जब भी कभी भूलो तो एक बार देख लेना, रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आगे जब मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा। गॉट इट, बेसिक है, बहुत बेसिक है, या हो सकता है तुमने पहले भी पढ़ा हो। गॉट इट, अच्छा ये हो गया। तो आई अगर कम होगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आई पे डिपेंड करती है, तो हम उसे देखते हैं कैसे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फर्स्ट इज बेसिक नेचर, या तो बेसिक नेचर की बात करें या फिर मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की बात करें, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होने की बात करें, या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होने की बात करें, या फिर ऑक्साइड्स की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें, या फिर सिक्स्थ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें, ठीक है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, और कैटायंस फॉर्म करने की बात करें, ठीक है।
इनमें से किसी की भी बात करो, अगर तुम इन 8 में से किसी की भी बात करो तो तुम्हारा क्या कहता था मैं, हाँ, इन 8 में से किसी की भी बात करो, ये सारे के सारे IE पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE, ये ध्यान रखना है, ठीक है। IE के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये बिल्कुल भूलना ही नहीं है चीज़। तो IE जितना कम होगा ये सब नेचर उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ हाइड्राइड ज़्यादा होगा, या फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, या कैटाइन फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। आर बी क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिक लेवल पे, ठीक। अच्छा, अब मैं आगे की बात करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ठीक है, अच्छा इसी को देख लेते हैं पहले कि लेफ़्ट टू राइट क्या होगा। अगर मान लो मैं लेफ़्ट से राइट बढ़ रहा हूँ, ये जेनेरिक है, हाँ, इसमें एक्सेप्शंस नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो लेफ़्ट से राइट मतलब जेड इफेक्टिव क्या करता है भाई, इंक्रीज़ करता है, और साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अगर साइज जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, तो IE भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अब क्योंकि IE इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ IE इंक्रीज़ करेगा तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं अबाउ प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़, ठीक है। तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर बेसिक नेचर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, अगर बेसिक नेचर घट रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिक नेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा। अगर मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है, भाई मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी ना। तो इसी तरीके से तुम देख सकते हो, इसी तरीके से तुम देख सकते हो कि ये यहाँ बेसिसिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, यहाँ बेसिसिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, अगर ये IE जो है वो इंक्रीज़ करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ, टॉप टू बॉटम की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम में हमेशा जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ करता है और साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ कर रहा है, तो IE क्या करेगा, IE शुड डिक्रीज़, ठीक है। IE शुड डिक्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, IE डिक्रीज़ करने पे IE डिक्रीज़ करने पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। तो BN बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, बाकी जितने भी कुछ लिखे हैं यहाँ पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक होगा, ये नेचर ऑफ हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता हूँ भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को भाई अगर हम इनफ एनर्जी वाली एक रेडिएशन उसके ऊपर डालेंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। तो एटम के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, और अगर एटम से के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ ना कुछ लेना देना इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ में है। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो उतना ही आसान होता है एग्जिबिट करना। जिसकी IE जितनी कम होगी उसके लिए उतना ही आसान होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जिबिट करना, और जिनकी IE बहुत कम होती है उसके लिए कैटायन फॉर्मेशन आसान होता है, ठीक है जी। ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या। एक्सेप्शंस हम देख चुके हैं, अच्छा ठीक है। तो अच्छा इसमें कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हम सभी कुछ देख चुके हैं। अच्छा अभी ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात करूँ इन जनरल, ठीक है, अगर ऑक्साइड की बात करूँ तो ऑक्साइड देख रहे हो तुम कि नेचर ऑफ ऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड भी ऐसी होगा। यहाँ पर मैं अबाव प्रॉपर्टी की जगह पे मैं ऑक्साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑक्साइड जो है वो उसका बेसिक नेचर जो है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी तो नहीं कहनी चाहिए, इतना देखो बस, बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज करके एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करूँ, ऊपर से नीचे वाले जो आ रहे हैं उनकी बात करूँ, तो एक का BN जो होगा वो बढ़ेगा, एक का मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो घटेगी, सॉरी मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, ठीक है। गॉट इट। मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों होगी, इसमें AN लिख लेते हैं, AN विल डिक्रीज, ठीक है। तो इस वाले के मैं एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, Li2O है, BeO है, B2O3 है, CO2 है और N2O5 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक यहाँ पर हमारा जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, तो IE बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे IE बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बेसिक नेचर भी कम होता चला जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो बेसिक नेचर डिक्रीज करना चाहिए इस डायरेक्शन में। हालांकि बस यहाँ पे एक वो होता है कि ये इसमें इसकी आयनाइजेशन B की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो अटक नहीं मतलब पलट जाता है, इतना सा बस। ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे, बाकी तो वैसे ही रहेगा।
गॉट इट? ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम में क्या है, जैसे मान लो Na2O है और K2O है और CS2O है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये वाला जो है Na2O, ये ऊपर वाले पीरियड्स में है, ये नीचे वाले पीरियड में है। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वैसे वैसे Z इफेक्टिव कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो इसका बेसिक नेचर इस कम होगा इससे और इसका बेसिक नेचर होगा इस कम इससे। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट होता है